गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, दिस इज आनंद रैकवार फ्रॉम पारस एजू वर्ल्ड। बेटा, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सेस डिमांड एंड मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड इस टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए हैं जिसका नाम है डेफिसिट डिमांड एंड मेजर्स टू कंट्रोल डेफिसिट डिमांड। सो लेट्स बिगिन। अब डेफिसिट डिमांड में सबसे पहले हमें डेफिसिट का मतलब पता होना चाहिए। तो डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट का मतलब होता है कम हो जाना, शॉर्ट हो जाना, है ना। शॉर्ट मतलब कम। तो अगर किसी चीज में कमी होती है तो उस कमी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हम वर्ड यूज करते हैं डेफिसिट। और डिमांड मतलब यहाँ क्या है? डिमांड का यहाँ से मतलब एग्रीगेट डिमांड से है। वैसे भी पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी डिमांड आएगा उसका मतलब एग्रीगेट डिमांड होगा। जहां पर भी मैं सप्लाई बोलूंगा उसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई होगा। तो हम पढ़ रहे हैं डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड या डेफिसिट डिमांड। तो डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड इसका मतलब ये जो डिमांड है या ये जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो गई होगी। किससे कम हो गई होगी? तो देखो भाई, मैं इस क्लास को पूरी आगे बढ़ाऊं उससे पहले ही मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बोला था कि आप एक्सेस डिमांड और मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड इसको अच्छे से पढ़ लेना। मीनिंग, ग्राफ और मेजर्स ये सब कुछ अच्छे से पढ़ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एक्सेस डिमांड अच्छे से पढ़ लिया, उसी को जस्ट रिवर्स कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो हमारा क्या बनने वाला है? हमारा बनने वाला है डेफिसिट डिमांड। तो हमने एक्सेस डिमांड में क्या पढ़ के आए थे? हमने एक्सेस एग्रीगेट डिमांड में पढ़ा था कि जब हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई कौन सी? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाली, अगर उससे ज्यादा हो जाती है तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेस एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। बस जो ज्यादा हो गई उसी की जगह मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर दूंगा कम हो गई, तो वो हमारी हो जाएगी क्या? डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड। तो डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होगा? जब हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए, कम पड़ जाए, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। कौन से एग्रीगेट सप्लाई से? एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाले। तो जहां पर आपकी एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, उस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड नीचे हो गई, कम हो गई, कम पड़ गई, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? इसे ही हम बोलेंगे डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो हम पहले लैंग्वेज में देख लेते हैं, फिर इसको ग्राफ पे समझेंगे, क्योंकि ग्राफ पे समझना इसको ज्यादा इजी होगा रादर देन अगर मैं उसको लैंग्वेज में बोलूं तो। फिर भी लैंग्वेज में लिखना है तो बोलना तो पड़ेगा ही। तो लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट अगेंस्ट एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो एग्रीगेट सप्लाई होती है उससे अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए तो यही सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। अब ये दो लाइन तो हमको लिखनी है, पर हमको मेनली क्या है? इसको ग्राफ पे समझाना है। तो अब हम इसको ग्राफ पे ही बनाते हैं ताकि हमको ये समझ आए कि एक्चुअली ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ, तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में हमको एक्स एक्सिस चाहिए और वाई एक्सिस चाहिए। एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखते थे? हम रखते थे एम्प्लॉयमेंट या फिर हम रखते थे इनकम, कुछ भी रख ले एक ही बात है। और अगर वहां साइड जाए वाई एक्सिस पे तो वहां हम क्या रखते थे? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पर भी हम वही रखेंगे। अब यहाँ पर मैं फिर से आपको जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ऑलरेडी बना था, जो कि हमने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इसमें पढ़ के आए थे, वही डायग्राम में फिर से बना दे रहा हूं, जिसमें मैंने बना दिया एक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और एक पॉइंट जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जहां पर ये बराबर हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोलते हैं। तो ये ग्राफ तो वही पुराना हमारा चला आ रहा है बरसों का, जो कि हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम में पढ़ते आ रहे हैं। और क्या बरसों ही है ना? नहीं तो सर ने बरसों बोल दिया, बरसों का अभी 5 क्लास पहले तो पढ़ा था, बट तुम्हारे लिए तो बरसों की बात हो गई ना, क्योंकि 5 क्लास पहले पढ़ा भी तुमको याद तो रहता नहीं है और बरसों पुरानी बात भी याद नहीं रहती है। तो जो बात 5 साल बरसों पुरानी याद नहीं है, 5 क्लास भी पुरानी याद नहीं है, तो 5 क्लास जो हुई हमारी वो तो बराबर हो गई ना 5 साल के, है ना। इसलिए मैं कह रहा था कि बरसों पुरानी बात हो गई वो, है ना। याद आ गई है तो अच्छी बात है, कुछ लोगों को याद रहता है। मुझे तो ये भी याद है कि मेरे KG1 का फर्स्ट डे किस तरह से बीता था स्कूल का। सर बताओ ना, बताएंगे बेटा कभी जब मिलेंगे ना अच्छे से, तब बताइए कैसे बीता था। मैंने तो पहले दिन बंक मार दिया था। मेरी लाइफ का जो फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ऑफ माई लाइफ, उस फर्स्ट डे में मैंने स्कूल से बंक मार दिया था। मतलब देख लो, तुम लोगों को जो बंदा पढ़ा रहा है ये वो बंदा है जिसने अपनी लाइफ का
पहला जो स्कूल डे होता है, स्कूल डे मतलब स्कूल का जो फर्स्ट डे है, उस फर्स्ट डे में बंक मार दिया था। बढ़िया, मैं तो कोने से भग भग के इसे स्कूल से आ गया था भग के, पहले दिन स्कूल से भग के आ गया। मतलब स्कूल में लेके गए थे मुझे, मौसी हम मुझको घर छोड़ के, मौसी मुझको स्कूल छोड़ के घर भी आ गई थी। फिर मेरे को डर लगा क्योंकि छोटा था मैं तो, है ना, KG1 में सभी छोटे रहते हैं। तो मैं स्कूल से कोने कोने से भाग के आ गया क्योंकि मैडम ने देखा, आ गए घर भाग के, है ना। बाकी का फिर अब बाद में कभी जानेंगे, अभी मेनली वो नहीं है। मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि अगर आप याद रखना चाहो, मेमोरेबल बना दो किसी चीज को, तो वो हमेशा आपको याद रह सकती है। ठीक, तो बात हम ये कर रहे थे कि ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम हम पढ़ के आए थे, वही डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम या डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेम डायग्राम होता है, वो सेम डायग्राम मैंने बना दिया, जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कर्व, उन कर्व जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोल देते हैं। अब हमने ये भी बताया था कि ये जो हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ग्राफ हैं, ये जो डिमांड और सप्लाई है ये कौन सी वाली होती है बेटा, प्लान्ड वाली, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में भी वो प्लानिंग टू बाय करते हैं और एग्रीगेट सप्लाई में वो प्लानिंग टू सेल करते हैं। एग्रीगेट डिमांड में बायर प्लानिंग टू बाय करते हैं और एग्रीगेट सप्लाई में सेलर्स प्लानिंग टू सेल करते हैं या प्रोड्यूसर प्लानिंग टू प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो प्लांट वाली हमारी क्या है, कर्व या डायग्राम है। अब देखो, हमने जब एक्सेस एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था तो हमने वहां क्या किया था, हमने हमारी एग्रीगेट डिमांड को एक्सेस किया था। एक्सेस किया था मतलब ज्यादा किया था, बढ़ाया था। किससे ज्यादा किया था, ये जो हमारी एग्रीगेट डिमांड की लाइन दिख रही है उसी के पैरेलल ऊपर साइड, ज्यादा मतलब ऊपर, तो ऊपर साइड हमने क्या बना दिया था, उसके पैरेलल एक एग्रीगेट डिमांड की न्यू लाइन बना दी थी या न्यू कर्व बना दिया था, एक्चुअल वाला। ठीक है, काय में, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड में। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड। तो डेफिसिट में तो कम करना पड़ेगा मतलब आपने जितनी एग्रीगेट डिमांड प्लानिंग टू बाय करने का ऐसा सोचा था वो एक्चुअल में नहीं हुआ, एक्चुअल में उससे कम हो गया। तो कम होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी एग्रीगेट डिमांड की लाइन अभी यहाँ बनी है, जो कर्व बना है, उसी के पैरेलल डाउन साइड, नीचे साइड मैं उसी के पैरेलल क्या बना दूंगा, एक और लाइन बना दूंगा। कौन सी, न्यू एग्रीगेट डिमांड की। और ये जो न्यू एग्रीगेट डिमांड वाली लाइन बनी है ये कौन सी वाली है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड वाली। और जो ऊपर बनी है वो कौन सी है, वो प्लान्ड है। तो सर आपने प्लान्ड लिखी क्यों नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हम जो भी पढ़ते हैं वो प्लांट वाला ही पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड हो चाहे एग्रीगेट सप्लाई। अगर मैं कुछ नहीं बोलता हूं तो बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, प्लांट एग्रीगेट डिमांड, प्लांट एग्रीगेट सप्लाई होती है। अगर एक्चुअल होगी तो मैं खुद उसके साथ में वर्ड लगाऊंगा एक्चुअल, और अगर मैं वर्ड नहीं लगा रहा हूं मतलब वो कौन सी वाली है, प्लांट एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, तो ये जो मैंने न्यू बना ये कौन सी वाली है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड वाली जो मेरी लाइन है। अब यहां पर आप देखें इस न्यू लाइन ने क्या कर रही है, ये न्यू लाइन नीचे जा रही है। किसके नीचे जा रही है, हमको कैसे देखना है डेफिसिट डिमांड को, हमको डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड को देखना है कि हमने अभी मीनिंग में लिखा है ऊपर क्या, कि इट इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट, है ना। फॉल शॉर्ट अगेंस्ट क्या, फॉल शॉर्ट अगेंस्ट एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई से कम होना चाहिए। और कौन सी एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई की तो पूरी लाइन बनी है, पर कहां से, जहां पर एग्रीगेट सप्लाई ने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करा हो उससे नीचे होनी चाहिए, उससे कम पड़ जाए तो वो सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं हमारी डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड। तो यहां पर आप देखो डायग्राम में, जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, एग्रीगेट सप्लाई जिस पॉइंट पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करी है उसी से मैं एक नीचे एरो बना रहा हूं। ये जो नीचे जितनी कम हुई है इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी सिचुएशन को हम बोलेंगे डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब देखना भाई, ये तो हमने क्या बना दी, डाउन लाइन करके एरो बना के डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड बता दी। अब वहां पर हमने जहां पर एक्सेस एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था, सर आप क्या पढ़ा रहे हो ये बता दो, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड पढ़ा रहे हो या डेफिसिट पढ़ा रहे हो। बेटा मैं पढ़ा तो रहा हूं डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप एक्सेस जो डेफिसिट डिमांड, एक्सेस जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वही का वही यहाँ पूरा काम आने वाला है। इसीलिए मैं हर पॉइंट पे एक्सेस डिमांड का रेफरेंस ले रहा हूं और समझा रहा हूं आपको डेफिसिट डिमांड। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर हमने एक्सेस एग्रीगेट डिमांड को अच्छे से पढ़ लिया है तो हमको ये जो डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड है इसको पढ़ने में ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप, इसीलिए अगर नहीं भी पढ़ा है तो एक बार इसको रोक दो, वीडियो को पॉज कर दो और सबसे पहले आप वही देख लो, उसकी जो मीनिंग है वो, उसका डायग्राम और उसके बाद उसके क्या मेजरमेंट, उसके बाद इसको पढ़ो। एकदम इजी, मक्खन जैसा निकल जाएगा आपका ये वीडियो। तो चलो
तो हमने वहां जो एक्सेस एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था, वहां पर हमने क्या देखा था, वहां पर हमने एरो ऊपर बनाया था और जितना ऊपर था उसको हमने बोल दिया था एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। और फिर एक गैप को मैंने फिल करा था, है ना, एक एरिया था जिसको मैंने हाईलाइट करा था और उस हाईलाइटेड एरिया को मैंने एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? मैंने उसको नाम दिया था इन्फ्लेशनरी गैप, है ना। और क्यों नाम दिया था उसको इन्फ्लेशनरी गैप? वो नाम इसलिए दिया था क्योंकि एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड ज्यादा करना, और जितनी ज्यादा डिमांड करेंगे अगर उसके अगेंस्ट में उतनी सप्लाई नहीं बढ़ती है तो मार्केट में चीजों की कमी हो जाएगी, और चीजों की कमी होगी तो फिर वो महंगी होती है, और महंगाई को ही तो इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसलिए वहां हमने क्या पढ़ा था? इन्फ्लेशनरी गैप। अब यहां पर देखना, यहां पर ये जो एरिया मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, ये देखा आप, एरिया मैंने एक हाईलाइट किया है। इस हाईलाइटेड एरिया को, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इस हाईलाइटेड एरिया को मैं नाम बोलूंगा डिफ्लेशनरी गैप। क्या है? लिख दिया मैंने, क्या नाम है? डिफ्लेशनरी गैप। अब इस एरिया को डिफ्लेशनरी गैप क्यों बोला? क्योंकि जब हमने एक्सेस डिमांड करी थी और उतनी सप्लाई नहीं हुई तो चीजें महंगी हो गई, क्योंकि चीजों की शॉर्टेज हो गई थी। अब यहाँ उल्टा है, यहां क्या है भैया? डिमांड डेफिसिट है। डेफिसिट है मतलब डिमांड ही नहीं हो रही। अब मार्केट में जितनी सप्लाई थी वो तो है, पर खरीदने वाले हैं ही नहीं, लोग खरीदना ही नहीं चाह रहे, एक्चुअल में वो डिमांड ही नहीं हुई। तो उस वजह से क्या होगा भाई? सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड है ही नहीं, तभी तो डिमांड कम है, तभी तो डेफिसिट डिमांड बोल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट में जो सेलर हैं, जिनने माल का प्रोडक्शन करके रखा है, डिमांड है ही नहीं रही, तो क्या करेंगे? कम रेट करेंगे ना, सस्ते में बेचेंगे, ऑफर लाएंगे, डिस्काउंट ऑफर, ये ऑफर वो ऑफर। तो वो क्यों ला रहे हैं? वो इसीलिए तो लाते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट है जो नहीं बिक रहा है वो बिकने लगे। आप देखना, जितने भी ये जो फ्लिपकार्ट हुए, अमेजन हुए, इनके ऑफर बीच में क्यों आते रहते हैं कि ये सेल वो सेल, बिग बिलियन सेल, और पता नहीं फ्लिपकार्ट बिग डे सेल, क्या क्या नाम से आ जाती हैं, है ना। तो ये क्यों आती हैं? ये इसीलिए आती है बेटा क्योंकि उनके जो प्रोडक्शन उनने करके रख लिया है, जितना भी उनके सेलर्स के पास स्टॉक है, वो अगर नहीं बिक रहा तो क्या करे भाई? कम रेट करके बेच देंगे। तो वो डिस्काउंट ऑफर के नाम से एक स्कीम निकाल देते हैं और हम लोग उस लालच में आके क्या करने लगते हैं? खरीदने लगते हैं। खैर, वो सिचुएशन जो भी हो, हम तो ये बता रहे हैं कि अगर डिमांड नहीं होती है और सप्लाई उतनी पड़ी हुई है तो मार्केट में चीजों के रेट कम हो जाते हैं। कम हो जाते हैं मतलब चीजें सस्ती हो जाती है, सस्ताई आ गई मार्केट में, और उस सस्ताई को ही तो इंग्लिश में डिफ्लेशन बोलते हैं। महंगाई को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। तो सस्ताई को क्या बोलते हैं? सस्ताई को बोलते हैं डिफ्लेशन। इसीलिए जब डेफिसिट डिमांड की बात आती है तो उस कंडीशन में ये जो एरिया मैंने हाईलाइट किया, इसको हम क्या नाम बोल देते हैं? डिफ्लेशनरी गैप बोल देते हैं। तो अगर एग्जाम में आ गया डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है, तो डिफ्लेशनरी गैप में भी आप वही मीनिंग लिखेंगे जो कि मैंने किस में बताई आपको? डेफिसिट डिमांड में, डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड में बताई। यानी मीनिंग भी वही रहेगा, डायग्राम भी वही बनेगा। तो एग्जाम में अगर हमको डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड आए तो भी यही डायग्राम बनाना है, या हमको इन्फ्लेशनरी गैप समझाने को आए तो भी हमको यही डायग्राम बनाना है। समझ रहे? और मीनिंग भी लिखने को आए तो भी, मतलब मीनिंग भी सेम है, डायग्राम भी सेम है। और डायग्राम जरूर बना के आना है ना, भले 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि लिखने को क्या है? केवल 2 लाइन। अगर 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ गया तो क्या लग रहा है ये 2 लाइन लिखने पे हमको 2 नंबर मिल जाएंगे? ना, कदापि नहीं, कभी नहीं, मिल ही नहीं सकते। 2 लाइन लिखने पे से 2 नंबर मिलने लगे तो बस फिर तो तुम लोग 100 लाइन लिखोगे, लो 100 नंबर। 100 नंबर में वैसे भी 80 मार्क्स का पेपर होता है ना। चलो ठीक है, अगर पेपर का नहीं पता है तो फिर वो वीडियो देख लेना सिलेबस वाला, उसमें मैंने प्रॉपर बताया है कि आपका क्या सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न क्या है, कि 80 मार्क्स का क्या आएगा, 20 मार्क्स का क्या आएगा, उस 20 मार्क्स में भी बाइफरकेशन क्या है, 10 मार्क्स फाइल के, 10 मार्क्स आपके वाइवा के, वो सब कुछ मैंने बताया, तो उसमें देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है बेटा। आपने को अगर यही नहीं पता, इतना सब पढ़ लिया, एग्जाम किस पैटर्न में आ रहा है, कौन सा चैप्टर क्या वेटेज रखता है, तो फिर हमारा देखना पड़ेगा ना ये सब चीजें, तो कैसे क्या होगा। नहीं तो कुछ लोगों का भी मेरे पास मैसेज आया, एक ने मुझे ये मैसेज भेजा, सर ये चैप्टर कट हो जाए एग्जाम से। तो बेटा कट हो जाए ये तो नहीं पता, पर फिलहाल की सिचुएशन में ये वाली जो यूनिट है, इस यूनिट का ही आपके सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। मतलब ये यूनिट सबसे ज्यादा वेटेज रखती है आपके एग्जाम के लिए, है ना। 12 एक नंबर का आता है शायद इस पूरी यूनिट में से, बाकी किसी यूनिट में से 12 मार्क्स का नहीं आता है आपको एग्जाम में। तो 12 मार्क्स का तो ये आपकी यूनिट कवर करती है, और मैं ये मानता हूं कि ये बहुत ईजी यूनिट है ना। अगर आप उसको देखेंगे, हाँ बीच में मैं मानता हूँ थोड़ा कंजम्पशन और सेविंग
कुछ टेक्निकल आ चुका था, वो थोड़ा सा वो एक ही क्लास है। बाकी अगर आप देखें तो बहुत इजी है, बस ये है आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें और उसको एक मतलब कहना चाहिए फ्री माइंड से पढ़ें। इतना ज्यादा वो नहीं है टेक्निकल की और बहुत दिमाग लगाने लगेगा, हाँ ये क्या हो गया वो क्या हो गया, बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं, है ना, जो प्रैक्टिकल लाइफ में बिहेव भी करते हैं कि भाई अगर ज्यादा खरीद रहे हैं तो महंगाई बढ़ेगी, कम खरीदने वाले कम हो गए तो सस्ती हो जाएगी चीजें, वही तो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमने ये डायग्राम में क्या देख लिया कि हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे किसको, डेफिसिट डिमांड को। और अगर हमको आ गया डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, तो वो डिफ्लेशनरी गैप कौन सा एरिया कवर करता है उसकी हम बात करेंगे। तो ये हाईलाइटेड एरिया एग्जाम में भी आपको इसी तरह से हाईलाइट करके आना है। ठीक है, चलो ये तो हमने क्या देख लिया, ये हमने देख लिया क्या, डेफिसिट डिमांड का मीनिंग और उसका डायग्राम। अब हम बात करते हैं, यहाँ आ जाए भाई अब सामने, बिल्कुल फेस टू फेस बात करने। अब हम आ जाते हैं किस चीज पे, मेजर्स टू कंट्रोल डेफिसिट डिमांड, कि अगर ये डेफिसिट डिमांड हो गई तो इसको कंट्रोल कैसे करें। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं पिछली क्लास में कि इकोनॉमी में ना तो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन अच्छी होती है, ना ही डेफिसिट डिमांड वाली सिचुएशन अच्छी होती है। सर ऐसा कैसे, एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन अच्छी नहीं होती है ये तो हमको समझ आता है, क्योंकि एक्सेस डिमांड होगी तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो फिर इकोनॉमी डाउन होगी, तो ये तो बेकार सिचुएशन है, ये नहीं होनी चाहिए। पर जो डेफिसिट डिमांड है वो तो अच्छी सिचुएशन है सर, क्योंकि डेफिसिट डिमांड, अगर डिमांड कम होगी तो चीजें सस्ती होगी, और हम भी तो यही चाहते हैं चीजें सस्ती हो। ठीक है बेटा, तुम ये चाहते हो चीजें सस्ती हो, मैं भी यही चाहता हूं चीजें सस्ती हो, लेकिन आप क्यों चाहते हो ये, क्योंकि आप कंज्यूमर या बायर के हिसाब से सोच रहे हैं, है ना। अगर हम बायर हैं या कंज्यूमर है तो हम क्या चाहेंगे, हमको चीजें सस्ती मिले, और छोड़ो हम तो सोचेंगे फ्री में मिल जाए। लेकिन वहीं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि प्रोड्यूसर या सेलर कब मोटिवेट होगा अपनी चीजों को बेचने के लिए, कब होगा, जब चीजें महंगी बिकेगी। पढ़ा था ना हमने माइक्रो में कि रेट जितने ज्यादा बढ़ते हैं सेलर उतना ज्यादा क्या होता है, मोटिवेट होता है चीजों को बेचने के लिए। तो सेलर या प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर उसने कोई चीज को बना के रखा और वो सस्ते में बिक रही, तो वो तो डीमोरलाइज हो जाएगा ना कल को प्रोडक्शन करने के लिए या सेल करने के लिए, क्या रहे इसमें तो घाटा हो रहा, इतना अपन बना रहे, कॉस्ट लगा रहे, तो सस्ते रेट में बिक रही, मार्जिन ही नहीं मिल रहा कुछ, तो ऐसे लोग डीमोटिवेट होंगे। तो सस्ते चीजें होना कस्टमर या बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन वही चीज सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब हो जाती है। और अगर महंगाई बढ़े तो महंगाई सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार है। तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में दोनों तरह की सिचुएशन बेकार है, अलग अलग कम्युनिटी को लेके, है ना, कि अगर चीजें महंगी हो रही तो वो बायर के हिसाब से बेकार है, अगर चीजें सस्ती हो रही तो वो सेलर के हिसाब से बेकार है। इसीलिए इकोनॉमी में एक बैलेंस बना होना जरूरी है। तो इसी वजह से जो हमारी डेफिसिट एक्सेस डिमांड थी हमने उसके भी कंट्रोल देखे कि मेजरमेंट के कौन से कंट्रोल है, और इसी तरह अगर हमारी ये जो डेफिसिट डिमांड हो गई इसीलिए इसको भी हम कंट्रोल करेंगे, इसको भी ज्यादा नहीं होने देंगे, है ना। तो क्यों नहीं होना चाहिए भाई ये डेफिसिट डिमांड, उसका भी मैंने अभी आपको रीजन बताया। तो उसका जो एक्सेस डिमांड है उसको क्यों मेजर कर रहे हैं हमें ये भी पता होना चाहिए, जो डेफिसिट डिमांड है उसको हम क्यों मेजर कर रहे हैं, क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, इसके हमें रीजन पता होने चाहिए, है ना। बाकी फिर अभी हम उसके कंट्रोल्स तो देखेंगे कि किस तरह से हम उसको कंट्रोल करते हैं। बाकी रीजन बाय नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कंट्रोल ही क्यों कर रहा है, अच्छा है चीजें सस्ती होना। कल को किसी ने पूछ लिया तो हम जवाब तो दे पाए कि भाई क्यों सस्ती होना अच्छी नहीं है ज्यादा, है ना, क्योंकि हम उसको बताएंगे कि भाई तू बायर के हिसाब से सोच रहा, ज्यादा दुकानदार के हिसाब से सोच, तब पता चलेगा तेरे को कि सस्ते होने में कैसे आंसू आ जाते हैं सेलर के। ठीक है, चलो तो यहां पर हमने क्या देखना है अब, मेजर्स टू कंट्रोल डेफिसिट डिमांड, है ना। अब इसमें जो भी कंट्रोल होंगे वो कंट्रोल सेम वैसे ही हैं जो कि आपने कार में पढ़ के रखे हैं, आपने पढ़ के रखे हैं एक्सेल डिमांड में, तो सेम टू सेम कंट्रोल भी यहाँ पे आ जाएंगे। कौन से कंट्रोल पढ़े थे आपने, एक पढ़े थे आपने फिस्कल कंट्रोल, दूसरे पढ़े थे मॉनेटरी कंट्रोल। दो तरह के कंट्रोल पढ़े थे, एक फिस्कल कंट्रोल, दूसरा मॉनेटरी कंट्रोल। फिस्कल कंट्रोल क्या थे, कंट्रोल ऑप्टेड बाय गवर्नमेंट, यानी जो कंट्रोल गवर्नमेंट ने ऑप्ट किए हैं उसको हमने क्या बोला था, फिस्कल कंट्रोल। और मॉनेटरी कंट्रोल में क्या बोला था, ऐसे कंट्रोल जो आरबीआई अप्लाई करे, ऐसे कंट्रोल को हमने क्या नाम रख दिया था, हमने रख दिया था मॉनेटरी कंट्रोल। फिर जो फिस्कल कंट्रोल थे उसके अंदर हमने दो कंट्रोल पढ़े थे, एक तो कौन सा, चेंज इन टैक्स, दूसरा पढ़ा था चेंज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक यानी वही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। और इसी तरह अगर हम इधर बात करें कौन से, मॉनेटरी कंट्रोल के, जो आरबीआई कंट्रोल करती है, तो आरबीआई के दो कंट्रोल थे, कौन से, एक था क्वांटिटेटिव कंट्रोल, दूसरा था क्वालिटेटिव कंट्रोल।
क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स की अगर हम बात करें तो हमारी वही सारी रेट्स थी, कौन कौन सी, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, है ना। अरे भैया कोई ये मत पूछ लेना सर सीआरआर और एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है ना, नहीं तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब जाऊंगा, क्योंकि तुम लोग तो बेशरम हो, तुम लोग तो कुछ नहीं होगा तुम लोगों को, है ना, और मेरे को चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ये जो सब है ये सब मैं नहीं बताऊंगा, सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है सर, मैं तो ये आप फुल फॉर्म बोल रहे हो, मैं मीनिंग नहीं बताऊंगा यहाँ आपको, ये सब पढ़ा दिया मैंने बैंकिंग चैप्टर में, वहां जाके पढ़ो अच्छे से। ठीक, तो क्वांटिटेटिव कंट्रोल में कौन कौन से, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। और जो हमारे क्वालिटेटिव कंट्रोल थे उसमें एक ही कंट्रोल हमको रेट पढ़ना है जिसका नाम क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट रेट या मार्जिन रेट। ये सारी रेट्स हमको देखने का है मॉनेटरी कंट्रोल में, और यहाँ पर क्या देखना है हमको, फिस्कल कंट्रोल या फिस्कल मेजरमेंट कंट्रोल अडॉप्टेड और ऑप्टेड बाय गवर्नमेंट। अब देखो ये जो हमने देखा चेंज इन टैक्स और चेंज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पॉइंट तो वही के वही थे, पॉइंट यहाँ पे भी हैं, तो पॉइंट्स तो सेम है पर लिखना हमको अलग पड़ेगा, है ना। लिखना क्या अलग पड़ेगा, तो देखें अब सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि ये जो हमने डेफिसिट कंट्रोल डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड पढ़ा, इसका मतलब क्या था कि जो हमने डिमांड सोचा था, प्लान करी थी, वैसी नहीं हुई, हमने डिमांड कम की। अच्छा डिमांड कम क्यों की, डिमांड कम करने का मतलब खर्चा कम करना, वो खर्चा कम हमने क्यों किया होगा, पैसा होगा तब तो खर्चा करेंगे। भाई मेरे पास पैसा ज्यादा आएगा, मैं कंजम्पशन ज्यादा करूंगा, कंजम्पशन ज्यादा करूंगा मतलब डिमांड ज्यादा, तो वो एक्सेस डिमांड हो जाती थी। अब इसका उल्टा हो गया, मेरे पास पैसा ही नहीं आ रहा, मेरे पास पैसा कम आ रहा है तो मेरा कंजम्पशन कम है, कंजम्पशन कम है तो मेरी डिमांड कम है, और डिमांड कम को ही तो डेफिसिट डिमांड बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डेफिसिट डिमांड है इसका ओरिजिन है मेरे पास पैसे की कमी, मेरे पास पैसे की कमी है जिस वजह से मैंने कंजम्पशन नहीं किया, कंजम्पशन ही मतलब डिमांड, तो मैंने डिमांड नहीं की या कम की, कम डिमांड की, इसी को हमने नाम बोला क्या, डेफिसिट डिमांड। तो अब क्या करेगी ये बैंक, कहना चाहिए गवर्नमेंट या आरबीआई, ये करेंगी क्या, ये हमारे पास पैसा बढ़ाएंगी। अब कैसे बढ़ाएंगी वही हमको देखना है। सबसे पहले देखो हम देख रहे हैं मॉनिटरी फिस्कल कंट्रोल में पहला कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया जिसका नाम है क्या, चेंज इन टैक्स, मतलब टैक्स में कमी कर, टैक्स में चेंज करना, और चेंज में भी क्या करेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट करेगी टैक्स में कमी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट टैक्स में कमी करेगी तो मैंने जितना भी कमाया उसका मुझे थोड़ा सा पोर्शन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि टैक्स में जितना कमी आएगी उतना कम मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। अगर गवर्नमेंट को कम पे करूंगा तो फिर मेरे पास ज्यादा बचेगा ना। अरे भाई एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझो कि मैं 100 रुपए कमाता था, 100 रुपए कमाता था, उसमें 30% गवर्नमेंट टैक्स ले लेती थी, तो 100 रुपए कमाए मैंने, 30 रुपए गवर्नमेंट पास चले गए, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा केवल 70 रुपीज, तो मैं खर्चा कितना कर पाऊंगा, मैक्स टू मैक्स मैं खर्चा कर पाऊंगा 70 रुपीज, है ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये जो टैक्स 30% है इसको हटा के 10% कर दे, तो 10% कर देगी तो क्या होगा कि अब मैंने जो 100 रुपए कमाए, इस 100 रुपए में से केवल 10 रुपए किसको जाएंगे, गवर्नमेंट को, और मेरे हाथ में कितना आ जाएगा, मेरे हाथ में आ जाएगा 90 रुपीज, तो अब मैं 90 खर्च कर सकता हूं ना। यानी गवर्नमेंट के टैक्स रेट कम करने से मेरा खर्चे कैसे बढ़ जाएंगे, देखा आपने, कैसे देखा कि भाई मैंने गवर्नमेंट को कम पे किया तो मेरे हाथ में ज्यादा बचा, मेरे हाथ में ज्यादा बचा तो मैं फिर ज्यादा पैसा आएगा, अगर रहूंगा खर्च करूंगा तो मैं ज्यादा खर्च करूंगा, और मेरा ज्यादा खर्च करना मतलब ज्यादा डिमांड, और ज्यादा डिमांड तो जो डिमांड की कमी थी, वो जो डिमांड की शॉर्टेज थी जिसको हम डेफिसिट डिमांड बोल रहे थे, उसमें क्या आएगी, वो खत्म होगी धीरे धीरे, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के टैक्स में चेंज करना, और चेंज भी कौन सा, टैक्स की रेट को कम करना, कि टैक्स को कम करने से गवर्नमेंट क्या करेगी, ये जो डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड है इसको कंट्रोल कर लेगी, ये पहला। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा है चेंज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही मतलब मैंने क्या बताया था, स्कूल, कॉलेज, रोड, ब्रिजेस, ये सब बना रही गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट चाहेगी कि लोग ज्यादा खर्च करें, लोग ज्यादा खर्च करें, उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, लोगों को पैसा देना पड़ेगा। पैसा कैसे दे, ऐसा तो है नहीं हेलीकॉप्टर में से उड़ा के बांट दो और सब लोग भाई लूटो पैसे और खर्च करो, और फिर फायदा क्या भैया डिमांड बढ़ाने का, है ना। तो ऐसे तो गवर्नमेंट पैसा बांट नहीं सकती, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी मतलब न्यू न्यू रोड्स बनवाएगी, न्यू कहना चाहिए अपने डैम्स वगैरह बनवाएगी, न्यू हॉस्पिटल्स वगैरह खोलेगी, तो इसमें क्या लगेंगे, अब लोग लगेंगे,
हॉस्पिटल खोलेगी तो एम्प्लॉय लगेंगे, स्कूल खोलेगी टीचर्स लगेंगे, और अगर कहना चाहिए रोड ब्रिज ये सब अगर बनवाएगी तो उसके लिए क्या लगेंगे, उसके लिए लेबर्स लगेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स लगेंगे। तो ये सब लोग काम करेंगे तो इनके पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो फिर ये पैसे को खर्च करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनके पास अर्निंग बढ़ेगी, पैसा आएगा तो वो कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, जो कि डेफिसिट हो गई थी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ये दोनों टूल अपनाएगी। और अगर आप ये दोनों टूल देखें तो ये है तो सेम ही, पर एक्सेस डिमांड में उनके एरो अपोजिट साइड से और यहाँ अपोजिट साइड है। मतलब वहां आपने देखा था कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी, टैक्स बढ़ा रही थी और पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर रही थी। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स को कम कर रही है और पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है ताकि लोगों के पास पैसा ज्यादा से ज्यादा बचे और वो ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। ये तो हमने क्या देखा, गवर्नमेंट के थ्रू जो ऑप्ट किए गए हैं वो मेजरमेंट या कंट्रोल्स, किस चीज के लिए, डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक इसी तरह अब हमको देखना है क्या, आरबीआई कौन से टूल्स अपनाती है। तो वो तो हमने नाम की तो पूरी लिस्ट लिख ली। अब ये सारी रेट्स में जो मैंने बोला था वही बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, आरबीआई के टाइम पे मैंने समझाया था। क्या मैंने आपको समझाया था कि ये जितने भी टूल्स हैं, इन टूल्स के थ्रू आरबीआई मार्केट में या इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। मनी सप्लाई यानी लोगों के पास कितना पैसा है उसको कंट्रोल करती है। और कैसे करती थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आरबीआई ये सारी रेट्स जितनी भी है इनको इंक्रीज कर देती है, इनके परसेंटेज बढ़ा देती है, तो मार्केट में या इकोनॉमी में या लोगों के पास मनी की कमी हो जाती है, मनी की शॉर्टेज होने लगती है ना। मतलब पैसे क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं लोगों के पास। कब, जब ये सारी रेट्स क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। लेकिन इसी का उल्टा क्या, कि अगर आरबीआई चाहे कि भाई इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मनी की सप्लाई है, बहुत कम मनी की सप्लाई है, हमको उसे बढ़ाना चाहिए, तो आरबीआई क्या करेगी, ये जितनी भी रेट्स हैं इन रेट्स को कम कर देगी। अगर आरबीआई इन सब रेट्स को गिराती है तो इन सब रेट्स को गिराने से बैंकों के पास और इकोनॉमी में पैसा इंक्रीज हो जाते हैं, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये तो हमने वहां पढ़ के आ गए थे। अब हम क्या चाहते हैं भाई डेफिसिट डिमांड में, डेफिसिट डिमांड में यही प्रॉब्लम है कि लोगों के पास मनी नहीं है, पैसों की कमी है, और लोगों के पास यानी इकोनॉमी में मनी सप्लाई की कमी है। अब मनी सप्लाई की कमी को ही हमको क्या करना है, शॉर्ट आउट करना है, उसको खत्म करना है शॉर्ट आउट करके। तो क्या करे फिर आरबीआई, मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाए। और मार्केट में अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो आरबीआई को ये जितने भी, चाहे क्वांटिटेटिव हो चाहे क्वालिटेटिव हो, ये जितने भी रेट्स हैं इन सारी रेट्स के परसेंटेज को क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये परसेंटेज गिरे तो मार्केट में बैंकों के पास क्या होगा, पैसा फैलेगा, पैसा बढ़ेगा। और अगर एक बार इकोनॉमी में पैसा बढ़ने लगा तो पैसा बढ़ेगा, तो इकोनॉमी में जो पैसा बढ़ा मतलब पब्लिक के पास जो पैसा आया वो उसको यूज करने लगेगी मतलब कंज्यूम करने लगेगी। और हम भी तो यही चाहते हैं, हम इन द सेंस गवर्नमेंट और आरबीआई यही तो चाहती है कि लोगों के पास पैसा बढ़े, वो उसको कंज्यूम करें और डिमांड को बढ़ाएं। क्योंकि डिमांड बहुत कम हो रही साहब, डेफिसिट वाली सिचुएशन आ रही, प्रोड्यूसर डिमोरलाइज हो रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, है ना। तो इसलिए क्या होगा, आरबीआई ये सारी रेट्स को डिक्रीज करेगी, जिस वजह से मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगा, कंजम्पशन इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से डेफिसिट डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। तो अब एग्जाम में ये मत कर देना कि ऐसे लिख दिया और एरो बना दिया एक खत्म, ऐसा नहीं करना है। आपको हर एक पॉइंट में अलग से लिख के बताना है। कैसे, कि जैसे बैंक रेट में आप बताएंगे सबसे पहले क्या, कि जब आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज करती है, डिक्रीज करना है ना यहाँ तो हमको, कि जब आरबीआई बैंक रेट को डिक्रीज कर देती है तो मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, जिस वजह से लोग ज्यादा कंजम्पशन करने लगते हैं, ज्यादा कंजम्पशन यानी ज्यादा डिमांड करते हैं, और जो हमारी डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है। इसी तरह सारे पॉइंट्स में लिखना है। जैसे सीआरआर है तो सीआरआर में क्या लिखोगे आप लिखोगे कि आरबीआई फर्स्टली क्या करती है, सीआरआर फर्स्टली मत बोलना, आरबीआई क्या करेगी, डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर की जो रेट है उसको डाउन करती है, डिक्रीज करती है, जिससे मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़े ताकि लोग ज्यादा कंजम्पशन और डिमांड करें, और डेफिसिट डिमांड क्या हो जाती है, इससे कंट्रोल हो जाती है। समझ गए। तो हर एक पॉइंट में आपको यही लिखना है कि आरबीआई इस रेट को कम करती है जिससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है, और उस वजह से कंजम्पशन या डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और डेफिसिट डिमांड क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है।
समझ गए आप? तो मैंने यहाँ एरो बना दिया, आप नोट्स में बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आपको लिखने की बात आएगी तो लिखना आपको हर एक पॉइंट को है, समझे? तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हमने आज की क्लास में क्या देखा? हमने आज की क्लास में देखा डेफिसिट डिमांड, और डेफिसिट डिमांड को किस तरह से मेजर्स या कंट्रोल करते हैं। और मेजर्स या कंट्रोल में कौन कौन से पढ़े? एक पढ़ा हमने गवर्नमेंट वाला, जिसको हमने नाम क्या बोला? हमने इसको नाम बोला फिस्कल मेजरमेंट या फिस्कल कंट्रोल, और यहाँ पर मॉनेटरी कंट्रोल। एग्जाम में आपको किसी भी नाम से आ जाएगा भाई। आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, या तो डायरेक्ट ही पूछ लेंगे भाई हाउ टू कंट्रोल डेफिसिट डिमांड, या फिर आपसे पूछेंगे व्हाट आर द मेजरमेंट, व्हाट आर द फिस्कल मेजरमेंट टू कंट्रोल डेफिसिट डिमांड, मतलब फिर आपको केवल यही लिखना है। या आपको आ जाएगा व्हाट आर द मॉनेटरी मेजरमेंट, तो फिर आपको ये पूरा लिखना है। या आपको क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, व्हाट आर द क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स अडॉप्टेड बाय आरबीआई टू कंट्रोल डेफिसिट डिमांड या डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड। तो मतलब क्या हुआ, आपको कोई से भी पॉइंट उठा के पूछ लेंगे, या आपसे अलग से पूछ लेंगे, कैसे? हाउ द आरबीआई कंट्रोल्स डेफिसिट डिमांड बाय यूजिंग सीआरआर पॉलिसी, मतलब सीआरआर पॉलिसी को यूज करके आरबीआई किस तरीके से डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करती है। समझ गए? मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछेंगे। इसलिए हर पॉइंट का बढ़ाने घटाने से डेफिसिट या एक्सेस डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ता है ये हमें पता होना चाहिए। और उसका मैंने सिंपल सा आपको लॉजिक भी बता दिया है कि जब एक्सेस डिमांड की बात आए तो आपके दिमाग में चलना चाहिए लोगों के पास बहुत पैसा है, तो वो पैसा गवर्नमेंट या आरबीआई लोगों से कैसे कम करवाए। और ठीक इसी तरह डेफिसिट डिमांड में हमको क्या पढ़ना है? डेफिसिट डिमांड में हमको ध्यान रखना है कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो लोगों के पास पैसे नहीं है तो उनके पास पैसे की आवक या पैसे का इंक्रीज किस तरह से किया जाए, तो उसके लिए आरबीआई या गवर्नमेंट क्या करेगी। ये थीम को दिमाग में रखना तो आपके लिए समझना और ज्यादा इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर बस यही कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें ज्यादा इसमें कम और ये और वैसा फलाना ढिकाना। समझे? ठीक है, चलिए भाई, तो इस टॉपिक के साथ ही आपका ये जो चैप्टर था जिसका नाम क्या था, डिटरमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये कंप्लीट होता है। और इसी के साथ जो आपकी जो बड़ी यूनिट थी अभी तक की जिसका नाम क्या था, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी यहां पर कंप्लीट होती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हमारी बहुत एक बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट होने वाली है जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, है ना? मेथड भी आएगी उसमें, बाकी नेशनल इनकम हम इतना नाम बोल सकते हैं केवल। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट यूनिट का नाम है नेशनल इनकम, उसमें भी 2 पार्ट में हम उसको पढ़ेंगे, 2 पार्ट 3 पार्ट जितने भी मैं बनाऊं वो तो देखूंगा एज पर कन्वीनियंस अपनी कि अपने को क्या इजी लगता है। ठीक है, तो जो भी है नेक्स्ट जो यूनिट है उसकी बात तो हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। टिल देन बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।